तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब हम इतिहास में बहुत सारे युद्धों को पढ़ते हैं, घटनाओं को पढ़ते हैं, बहुत सारे शासकों के बारे में पढ़ते हैं। फिर प्राचीन भारत में कौन से काल में लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन कैसा था, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को बांटा जाता है 3 भागों में। वैसे प्रमुख रूप से तो 2 भाग हैं, एक पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जिसमें हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं जो कि बहुत पुरानी होती हैं, ठीक है। उनके आधार पर हम पता लगाते हैं कि इतिहास में क्या हुआ होगा, कैसे रहते होंगे लोग, और उनकी संस्कृति कैसी थी। और साहित्यिक स्रोत मतलब जो कुछ भी लिखा गया है, ठीक है। अब वैसे जो तीसरा स्रोत है वो है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत या गैर भारतीय स्रोत, ठीक है। वैसे तो विदेशी यात्रियों के जो वृत्तांत हैं वो साहित्यिक स्रोत में ही आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब कोई विदेशी भारत में आ रहा है, ठीक है, तो उसको भारत की जो भाषा है, यहाँ की जो संस्कृति है, लोगों के धार्मिक, सामाजिक विश्वास हैं, परंपराएं हैं, उनके बारे में सही से जानकारी नहीं हो पाती है, ठीक है। और जो विदेशी भारत में आए, भारत में आने के उनके जो उद्देश्य थे वो भी अलग अलग थे, ठीक है। इसीलिए जो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हैं उन्हें अलग से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों की। तो पुरातात्विक स्रोत, पहले नाम में ही अर्थ छुपा होता है। देखो, पुरातात्विक स्रोत, पूरा का मतलब होता है प्राचीन। पूरा का क्या मतलब होता है? प्राचीन, ठीक है। और तत्व का मतलब होता है चीज़ें, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत में आती है पुरानी चीज़ें, ठीक है। अब ये पुरानी चीज़ें किस किस में आती हैं, ठीक है, जिनसे हमें जानकारी मिलती है, वो पुरानी चीज़ें कौन कौन सी है? एक तो है अभिलेख, ठीक है। एक है सिक्के, उसके बाद है स्मारक, और इसमें आ जाते हैं मूर्तिकला, जो मूर्तियाँ होती हैं, जो मूर्तियाँ, चित्रकला, और अवशेष। अवशेषों में ये औजार वगैरह सब कुछ आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अभिलेखों की, ठीक है। तो अभिलेख क्या होता है बेसिकली? अभिलेख, अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो किसी पत्थर या धातु जैसी किसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख को कहते हैं अभिलेख, ठीक है। मतलब कोई पत्थर है या फिर धातु है, जैसे कि लोहा हो गया, तांबा हो गया, ऐसी किसी धातु के ऊपर जो कोई लेख लिखा गया है ना, उत्कीर्ण किया गया है, उसको कहते हैं अभिलेख। और वैसे एक परिभाषा से समझना कठिन होता है ना। तो मैं आपको चित्र दिखाती हूँ, तब बताती हूँ कि अभिलेख किसे कहते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे भी पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, कुछ उत्कीर्ण किया हुआ है, इसी को हम अभिलेख कहते हैं। ऐसे ही प्राचीन राजाओं के अभिलेख मिलते हैं हमें।
सरकारी और निजी अभिलेखों के अलावा भारत के बाहर से भी हमें अभिलेख मिलते हैं। तो ऐसा ही एक अभिलेख है एशिया माइनर का बोगजकोई अभिलेख। ये जो अभिलेख है ये एशिया माइनर पे बोगजकोई नामक स्थान से मिला है, इसलिए इसका नाम है बोगजकोई अभिलेख। तो ये एक संधि पत्र अभिलेख है और इससे हमें मित्र, वरुण, इंद्र आदि देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो इंद्र, मित्र, वरुण ये जो देवता थे जो कि जिनके नाम बोगजकोई अभिलेख से मिले हैं, तो ऋग्वैदिक काल में आर्य लोग भी इन लोगों की ही पूजा करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हो सकता है कि वैदिक आर्यों के जो वंशज हों वो एशिया माइनर में भी रहते हों। तो इस प्रकार अभिलेखों से हमें इतिहास की विभिन्न कड़ियों को जानने में सहायता मिलती है। और अभिलेखों के बाद अब हम बात करते हैं सिक्कों के बारे में। तो जो सिक्के हैं वो भी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं मुद्रा शास्त्र। अध्ययन को कहते हैं मुद्रा शास्त्र। और जेम्स प्रिंसेप को कहा जाता है सिक्कों का मुद्रा शास्त्र का जनक, जेम्स प्रिंसेप को। अब जो सिक्के हैं, अब सिक्के तो आपको पता है कि कैसे होते हैं। आजकल कैसे कैसे सिक्के, आजकल कौन कौन से रुपए के सिक्के होते हैं? 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का सिक्का, ऐसे सिक्के होते हैं ना आजकल। वैसे पुराने टाइम में भी सिक्के होते थे, पर वो अलग तरीके के होते थे, ठीक है। अब जो प्राचीन भारत के सबसे पुराने जो सिक्के हैं भारत में हमें मिलते हैं, सबसे पुराने सिक्के, उनको बोलते हैं आहत। क्या बोलते हैं? आहत सिक्के बोलते हैं। आहत या पंचमार्क भी बोलते हैं, पंचमार्क सिक्के, ठीक है। अब ये सिक्के कैसे होते थे मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये जो आपको सिक्के दिख रहे हैं इनको बोलते हैं पंचमार्क सिक्के। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता था, विभिन्न आकारों के होते थे और ये भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं। अब ये जो आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि न तो इनके ऊपर कोई डेट लिखी हुई है, न किसी शासक का चित्र है, ना कोई विशेष चिन्ह है, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ये भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं, ठीक है। तो भारत के जो शासक होते थे ना पुराने, तो उस टाइम सिक्कों पे जो है पुराने टाइम पे न तो कोई डेट लिखी जाती थी और ना ही कोई चित्र, मतलब कि राजा रानी का चित्र या फिर कोई चिन्ह उनसे रिलेटेड ऐसा कुछ बनता था। लेकिन जो हिंदी यूनानी शासक जब भारत में आए, ठीक है, हिंदी यूनानी शासकों ने भी भारत पे शासन किया है उत्तर पश्चिमी सीमा पर कुछ समय तक। तो उस समय जो हिंदी यूनानी शासक होते थे ना, वो चलाते थे लेख वाले सिक्के। हिंदी यूनानी शासक, ठीक है, इनमें चित्र भी बना होता था और लिखा भी होता था कुछ ना कुछ। तो फिर बाद में इनकी देखा देखी में भारतीय शासकों ने भी लेख वाले सिक्के चलाने शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो भारत में लेख वाले सिक्के चलाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? हिंदी यूनानी शासकों को, ठीक है। फिर बाद में हमें जो बाद के शासकों ने सिक्के चलाए लेख वाले सिक्के, उनसे हमें बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है। उससे पहले तो जो गुप्त शासक थे, अगर मैं उनके सिक्कों की बात करूं तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था, चंद्रगुप्त प्रथम, उसने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं, उन्होंने सर्वाधिक चांदी वाले सिक्के जो हैं वो जारी किए थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो सिक्के थे ना, उन पे राजा के साथ साथ रानी का चित्र भी होता था बना हुआ, ठीक है। एक और गुप्त शासक है समुद्रगुप्त, ठीक है। जो समुद्रगुप्त है इसके भी हमें बहुत से सिक्के मिलते हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के हैं जिन पे उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अब आप बताओ, अगर कोई सिक्का मिल रहा है जिस पे किसी शासक को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो इसका मतलब क्या है ना? आप सोचो।
तो इसका मतलब यही है कि उस शासक को जो है संगीत से प्रेम है। तो समुद्रगुप्त के वीणा बजाने वाले सिक्के उसके संगीत प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, है ना। फिर समुद्रगुप्त के जो है एक और सिक्के मिलते हैं जिसमें उसे जो है तीर चलाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। तीर चलाने वाले सिक्के मिले हैं इसके। तो ये उसकी युद्ध प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं कि वो कितना महान योद्धा है, ठीक है। और समुद्रगुप्त के एक और सिक्के मिले जिसमें लिखा हुआ है अश्वमेध पराक्रमः। ये संस्कृत भाषा का में लिखा हुआ है अश्वमेध पराक्रमः। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है समुद्रगुप्त ने कोई अश्वमेध यज्ञ करवाया हो, है ना। तो ऐसे इन सिक्कों से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। अब सिक्कों के महत्व पे बता देती हूँ थोड़ा सा, कि जैसे सिक्कों से हमें क्या क्या पता चलता है, ठीक है। एक तो सिक्कों से हमें अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, किसी काल की अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। अर्थव्यवस्था कैसे, कि अगर मान लो सिक्का सोने का है, सिक्का सोने का है, ठीक है, धातु है उसकी सोने, तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, जो सोने के सिक्के चला रहा है शासक, है ना। अगर चांदी का सिक्का मिल रहा है तब भी मतलब कि अर्थव्यवस्था ठीक ठीक है, ठीक है, बहुत बुरी भी नहीं है। लेकिन अगर सिक्के में मिलावट पाई जा रही है, मान लो कि चांदी के सिक्के के साथ साथ उसमें तांबे के अवशेष हैं, ठीक है, तांबे की मिलावट की हुई है, तो मतलब कि अर्थव्यवस्था जो है वो थोड़ी गड़बड़ा गई है, ठीक है। तो ऐसा सिक्कों के अध्ययन से हमें अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है, ठीक है। दूसरा, कई बार जो है सिक्कों पे तिथियां भी लिखी होती हैं शासक की, तो उससे हमें काल के बारे में पता चलता है, शासक के शासन काल के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। तीसरा, जैसे मैंने समुद्रगुप्त के बारे में बताया कि उसके वीणा बजाने वाले सिक्के संगीत प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, तीर चलाने वाले सिक्के उसकी युद्ध प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिक्कों से जो हमें शासक के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो और जिस जिस क्षेत्र से सिक्के मिलते हैं, ठीक है, तो अगर मान लो किसी क्षेत्र में किसी एक शासक द्वारा जारी किए गए ढेरों सारे सिक्के मिल रहे हैं किसी क्षेत्र से, तो इससे हमें उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में भी जानकारी मिलती है कि उसका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सिक्कों के अध्ययन से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में बहुत सारी मदद मिलती है, ठीक है। तो सिक्कों के बाद अब हम बात कर लेते हैं मूर्तियों की और चित्रकला की, ठीक है। तो मूर्तियाँ और चित्रकला से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मूर्तियों से क्या जानकारी मिलती है, देखो, इतिहास में हम सिर्फ राजा रानी के बारे में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं तो उसमें हम केवल शासकों के इतिहास के बारे में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि प्राचीन भारत के जो जनसाधारण था, राजनीतिक इतिहास के साथ साथ सामाजिक इतिहास, धार्मिक इतिहास और आर्थिक इतिहास और जो सांस्कृतिक इतिहास था उसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। अब मूर्तियों से हमें सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, राजनीतिक इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है, उस समय की कला के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ मूर्तियों की, तो जो गुप्त काल में मूर्तियाँ बनी थी, गुप्त काल में उनमें स्वाभाविकता अधिक थी। स्वाभाविकता से तात्पर्य है कि मतलब देख के पता लगा सकती थी कि क्या बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो गुप्तोत्तर काल की मूर्तिकला थी, गुप्तोत्तर काल मतलब गुप्त काल के बाद, ठीक है, गुप्तोत्तर काल की जो मूर्तिकला थी उसमें सांकेतिकता अधिक थी। सांकेतिकता मतलब कि जो मूर्तिकला में कोई कुशल व्यक्ति है ना, वही पहचान सकता है कि मूर्तिकार ने क्या दर्शाने का प्रयास किया हुआ है, ठीक है। तो मूर्तियों से भी हमें सांस्कृतिक विकास के बारे में पता चलता है। और अब हम बात कर लेते हैं चित्रकला की, ठीक है। तो चित्रकला से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो जब पाषाण काल था, ठीक है, पाषाण काल मतलब कि जब इंसान ने पत्थर के औजारों का निर्माण किया था, ठीक है, और उस समय जो है धीरे धीरे जो है उसने विकास किया, है ना। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। एक कौन सा है,
पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, तो जो है मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में जो आदि मानव था, ठीक है, उसने जो है गुफाओं के ऊपर चित्रकारी करनी प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, गुफाओं के ऊपर चित्र बना देता था, बर्तनों के ऊपर चित्र बना देता था। ठीक है, तो इससे चित्रकला के विकास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद अजंता एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाओं में भी बहुत से चित्र बने जो कि उस समय के इतिहास पर भरपूर प्रकाश डालते हैं और सामाजिक जीवन के ऊपर भी प्रकाश डालते हैं। ठीक है, तो चित्रकला के बाद अब हम बात कर लेते हैं स्मारकों की। सबसे पहले हमें स्मारक का मतलब पता होना चाहिए। स्मारक का सीधा सा मतलब है किसी संरचना से। अब संरचना क्या होती है, इसमें क्या आता है, इसमें घर आ जाते हैं, ठीक है, भवन, मंदिर आ जाते हैं, मस्जिद आ जाते हैं, वो सारी संरचनाएं तो हैं। ठीक है, तो ऐसे ही प्राचीन काल में जो संरचनाएं थी, ठीक है, आज वो हमारे पास स्मारक के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, तो जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ये भी तो स्मारक ही है ना। तो ऐसे ही हमें बहुत सारे स्मारक मिलते हैं जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो उदाहरणों की बात कर लेते हैं। तो जावा एक स्थान है, ठीक है, वहाँ पे हमें बोरोबुदुर नामक स्मारक से पता चलता है कि यहाँ पे जो है 9वीं शताब्दी में जो है वो बौद्ध धर्म की एक शाखा है ना, महायान शाखा, ये काफ़ी विकसित थी 9वीं शताब्दी में, वहाँ पे काफ़ी विकास कर रही थी। ठीक है, और जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र के खंडहरों से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद और तक्षशिला के खंडहरों से हमें कुषाण वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर तंजौर के शिव मंदिर हैं, तंजौर के शिव मंदिर, ये सारे स्मारक ही तो हैं। ठीक है, तो जो तंजौर के शिव मंदिर हैं उनसे हमें पल्लव शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, पल्लव वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है स्मारक भी इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इतिहास के स्रोत के रूप में। अब हम बात कर लेते हैं अवशेषों की। अवशेष में जो है बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे औजार आ जाते हैं और मुहरें आ जाती हैं। अब अवशेष क्या होता है, सबसे पहले अवशेष देखो नाम में पता है, शेष, शेष मतलब बचा हुआ, जो बचा हुआ है हमारे पास। अगर मैं उदाहरण देकर समझाऊं तो आपने हड़प्पा सभ्यता का नाम सुना होगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो कि 5000 साल पूर्व विकसित एक नगरीय सभ्यता थी, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जो है नगरों का निर्माण किया था, नालियों का प्रबंध किया था, उच्च कोटि का स्नानागार का निर्माण किया था। ठीक है, बहुत मतलब 5000 साल पहले। आज जो है हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो वो नगर मिलते हैं, ठीक है, वो अपनी पूर्व स्थिति में नहीं है अभी, मतलब कि जो मकान है वो टूट चुके हैं, ईंटें जैसी दिखती हैं, है ना, संरचना उनकी, स्नानागार मिलते हैं, लेकिन वो अपने पूर्ण रूप में नहीं है जैसे कि 5000 साल पहले थे। अब उनका कुछ जो भी बचा हुआ है उसको बोलते हैं अवशेष। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता से हमें जो है नगर मिलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, स्नानागार मिलते हैं, स्नानागार, मूर्तियाँ, बर्तन, बहुत कुछ मिलता है स्नानागार, है ना। ठीक है, तो वो सारे अवशेष ही तो हैं हमारे पास जो हमें इसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ पाषाण काल की, पाषाण काल, ठीक है, जिसमें इंसान ने पत्थर के औजारों का निर्माण किया था। तो पाषाण काल में जो औजार हैं वो भी तो अवशेष ही हैं हमारे पास, किन किन औजारों का निर्माण किया था मनुष्य ने। ठीक है, और हम किसके बारे में पढ़ते हैं,
पढ़ते हैं महापाषाणिक कब्रें, कब्रों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। इसमें हमें जो है खुदाई में कब्रें मिलती हैं, कब्रों में हमें बहुत सारा सामान मिलता है, मतलब कि हड्डियाँ मिलती हैं और लोहे के औजार मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, आभूषण मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे अवशेष ही तो हैं हमारे पास, ठीक है। तो इनसे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जो विभिन्न कड़ियाँ हैं उनको जोड़ने में सहायता मिलती है और प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हमने कुछ पुरातात्विक स्रोत पढ़े। अब हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों की।